हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक और टॉपिक पर बात करेंगे और वो है भारत का राष्ट्रपति, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, अध्यक्षात्मक तथा संसदात्मक। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद होगी। भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद होती है। आइए अब हम राष्ट्रपति पद को भली भांति याद करने के लिए उससे संबंधित मुख्य अनुच्छेदों का अध्ययन करें। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति पद के विषय में वर्णन है। ये कुल 11 अनुच्छेद हुए। इसे यूं याद करें कि प्रथम 5 में पहले उस पद का उल्लेख है, दूसरे उसकी कार्य और शक्तियां, उसके बाद उसका निर्वाचन कौन करेगा और निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी और वो कितने समय के लिए चुना जाएगा। ये शुरू के 5 में है। अगले 4 में वो कितनी बार चुना जा सकता है, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, उसकी उपलब्धियां, भत्ते, पेंशन आदि क्या होंगे तथा उसको शपथ कौन दिलाएगा। तथा अंतिम 2 में यानी कि 61 और 62 में महाभियोग उस पर चलाया जा सकता है, यानी कि उसे पद से हटाया जा सकता है तथा पद रिक्त होने पे उसकी क्या व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार यदि हम इन्हें लाइन से देखेंगे तो हमारे लिए ये याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम इन्हीं अनुच्छेदों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अलग अलग करके। तो अनुच्छेद 52 में बिल्कुल साफ लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि इनकी शक्तियां बहुत डिटेल्स में हैं, इसलिए एक अलग वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियां बताऊंगी। आज मात्र आप ये जान लें कि अनुच्छेद 53 में इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आप अनुच्छेद 54 में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, अपितु जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। अब आप देखें कि इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसे याद रखने के लिए मैंने आपको 4 तरह के लोग यहाँ बताए हैं। पहला आप देखें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि विधान परिषद तथा इन सारे जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं, इनमें जो भी नामजद सदस्य होंगे उनको वोट देने का अधिकार
नहीं होता है। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन साधारण एमपी एमएलए के निर्वाचन की तरह नहीं होता है कि मान लीजिए कोई 5 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही अलग तरीके का चुनाव है। इसकी निर्वाचन पद्धति को हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए एक कोटा फिक्स होता है और उसको उतने वोट प्राप्त करने होते हैं तभी वह जीत सकता है। इस प्रक्रिया में प्रेफरेंस के अनुसार वोट दिए जाते हैं कि पहले प्रेफरेंस पे मैं इसको देता हूँ, दूसरी पे इसको देता हूँ, तीसरी पे इसको देता हूँ। ये भी एक लंबा प्रोसीजर है जिसको अलग से कभी पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें मत के भी अलग अलग वैल्यूज होते हैं और उनका एक फॉर्मूला होता है। उन सब चीज़ों को किसी अलग वीडियो में मैं आपको फिर भी समझाऊंगी, लेकिन आप अभी केवल इतना याद कर लें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है जिसमें एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली और न्यूनतम कोटा, ये 3 चीजें आप अच्छे से याद करें। इसके बाद आप देखते हैं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है, यानी कि वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब ये 5 वर्ष कब से होते हैं? तो शपथ ग्रहण करने के दिन से उनके 5 वर्ष शुरू होते हैं। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है। तो पुनर्निर्वाचन के विषय में हमारा संविधान मौन नहीं है, बल्कि इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि भारत के संविधान में इसकी कोई तय सीमा नहीं है। किंतु मजेदार बात यह है कि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वही 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने का सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक किसी ने भी इस प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 58 में, और अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हम देख सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वे लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। लोकसभा के सदस्य नहीं हों, लेकिन उसमें निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हों। ये 4 चीजें राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक हैं। लाभ के पद में एमएलए, एमपी, मंत्री आदि नहीं आते हैं, बल्कि कोई सरकारी जैसे पद प्राप्त हो, इस तरह की चीजें कुछ इन्होंने दे रखी हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये जो 4 चीजें हैं, ये तो कोई भी व्यक्ति जो है वो योग्यता रख सकता है। इवन मैं भी रिटायर होकर के और राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ना चाहूँ तो लड़ सकती हूँ। इस प्रकार से तो बहुत लोगों ने इसका माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ना शुरू करा, तो हमारी संसद के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। तो 5 जून 1997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरी हैं राष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए। और वो प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं वो आपके निर्वाचक मंडल में से ही होते हैं।
के बाद में इसको संसद ने भी अधिनियम का रूप दे दिया और इस तरीके से ये एक नियम बन गया है। तो ये योग्यताएं होनी आपकी राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए वेतन, भत्ते, परिलब्धियां, उन्मुक्तियां आदि के बारे में बताया गया है। उसके वेतन को उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। उसे रहने के लिए जो निवास दिया जाएगा वो निःशुल्क होगा। इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें, उनके शर्तें कुछ रखी गई हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति बन गए उसके बाद उनको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ के बारे में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और यदि वो ना उपलब्ध हो उस समय तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम उस समय न्यायाधीश होंगे वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस प्रकार हमारे राष्ट्रपति पद पर आ गए। अब राष्ट्रपति यदि कभी संविधान के विरुद्ध कार्य करें तो उन पर एक महाभियोग चलाया जा सकता है और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में। मैंने इसे आपको समझाने के लिए लोकसभा से एक शुरुआत की है, जिसमें 1/4 सदस्य, यानी जिस भी सदन में ये रखा जाता है उसके 1/4 सदस्य लिखित में एक नोटिस राष्ट्रपति को देंगे और 14 दिन के बाद मतलब 14 दिन का एक नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लाना है हमको। अगर उस बीच में वो त्यागपत्र दे देते हैं तो महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है, और नहीं देते हैं तो 14 दिन बाद उसके अंदर ही अगर 2/3 सदस्यों के द्वारा वो स्वीकृत हो जाए तो फिर उसे द्वितीय सदन में भेजा जाता है। और द्वितीय सदन में भी अगर 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो फिर राष्ट्रपति उस अपने पद से मुक्त माना जाता है, पदच्युत हो जाता है। इस प्रकार से ये महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है। यदि एक सदन मान लीजिए पास करते और दूसरा सदन उसको पास ना करे तो संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि अन्य चीजों में होता है। आज तक भारत में इसकी कोई नौबत आई नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि महाभियोग चलने तक यानी एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में पास हुआ, उसमें जो टाइम पीरियड बीच का है, तब तक भी राष्ट्रपति अपने उत्तरदायित्वों को पूरे तरीके से निभाता है। जिस दिन तक वो पदच्युत नहीं हो जाता है तब तक उसके द्वारा किए गए सभी कार्य वैलिड माने जाते हैं। और अंतिम अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के विषय में 62 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के संबंध में है। मान लीजिए यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है, मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या अन्य किसी कारण से वह कार्यकाल के बीच में त्यागपत्र दे दे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, लेकिन वो अधिकतम 6 माह तक कर सकता है और 6 माह तक के अंदर उनको चुनाव करवाने होंगे नए राष्ट्रपति के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का पद है और बहुत इम्पोर्टेंट पद है, जिसमें प्रतियोगिताओं में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लें, सीख लें, याद कर लें, ताकि हमारे इस वीडियो की एक सफलता हो। धन्यवाद।